हीट कैपेसिटी की बात मैंने की थी और मैथमेटिकल इक्वेशन आपने लिखी कैपिटल C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। लैंग्वेज में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, जिन्होंने नहीं लिखी वो लिख लें। क्या है ये? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, heat energy required Q to raise the temperature of the system by unity by 1 degree Celsius। और ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कहां से कहां? 15.5 टू 16.5 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड क्यों फिक्स किया गया? क्योंकि 20 टू 21, 30 टू 31, 46 टू 47, 59 टू 60, इन सब में डेल्टा टी 1 डिग्री है। इन सब में डेल्टा टी 1 डिग्री है। बट क्या इस 1 डिग्री राइज के लिए सेम एनर्जी लगेगी हर एक बार? आंसर है नो, सेम एनर्जी नहीं लगेगी, डिफरेंट एनर्जी लगेगी। और जब 1 डिग्री राइज में डिफरेंट एनर्जी लगती है तो फिर हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। अगर सभी जगह सेम एनर्जी लगती तो फिर डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी ये लिमिट। अगर सभी जगह बराबर एनर्जी लगती 1 डिग्री राइज में तो फिर ये लिमिट डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 15.5 टू 16.5 समझ में आ गया आप सबको? तो ये है हीट कैपेसिटी। इसकी डिक्शनरी में मीनिंग आपको मैंने बताई थी, ये है स्टोरिंग कैपेसिटी। बोलो। ये कौन है? कौन है अनम्यूट कर रहा है अपने आप को? ओहो, 15.5 टू 16.5 नहीं, ये गलत कर दिया। ये 14.5 टू 15.5 है। 14.5 टू 15.5। लास्ट क्लास में क्या लिखा था? लास्ट क्लास में देखो यही लिखा था। अरे ध्यान से देखो पिछली क्लास में, अगर ये नहीं लिखा तो करेक्शन कर लो। 14.5 टू 15.5 है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है स्टोरिंग कैपेसिटी। क्या स्टोर करने की कैपेसिटी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। लास्ट क्लास में 15.5 टू 16.5 लिखा था। अच्छा नहीं नहीं, करेक्शन कर लो, गलत कर दिया वो। 14.5 टू 15.5। ओके, अब मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं इसके आगे,
वो है स्पेसिफिक, राइट डाउन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी और सबस्क्रिप्ट में एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है जिसका मास है m ग्राम। m ग्राम एक सिस्टम है आपके पास, और जिसको आपने हीट एनर्जी सप्लाई कर दी क्यू, टेम्परेचर चेंज हो गया बाई डेल्टा टी, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या है? पर यूनिट मास। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फर्दर लिखें तो इसे Q बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको रीअरेंज करके आपने शायद 9th-10th में ये फॉर्मूला लिखा हो, Q इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लिखा है आपने कभी? शायद 9th में लिखा हो, 10th में लिखा हो कहीं। सी एस ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई बात नहीं, नहीं लिखा अब लिख लो। तो लैंग्वेज में लिख लो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? amount of heat energy required by unit mass of system। यूनिट मास मतलब ब्रैकेट में लिख लो 1 ग्राम। amount of heat energy required by unit mass of system to raise its temperature by 1 degree Celsius, 14.5 to 15.5। इसमें मास फिक्स कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अब आप बताओ मुझे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों में स्टेट फंक्शन कौन और पाथ फंक्शन कौन? नहीं, स्टेट पाथ नहीं। अभी आप बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन? जो भी आप में से बताना चाहे वो अनम्यूट करके बोले। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान देना, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास।
तो हम चेक करते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? ध्यान देना, मेरे पास मान लीजिए 100 ग्राम सैंपल है, इसका नाम है सिस्टम, और इसको मैंने से 500 जूल एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 50 ग्राम 50 ग्राम के। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने के लिए, सेम टेम्परेचर राइज के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? सामान्य है 250 जूल, आधी लगेगी क्योंकि मास आधा हो गया। यस और नो? ओके, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी निकालो इनिशियली। हीट कैपेसिटी जस्ट क्यू बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 500/1। इसकी हीट कैपेसिटी निकालो तो ये आएगी 250/50। नहीं, 250/1, मास नहीं लेना, सॉरी, क्यू बाई डेल्टा टी। इसका क्या आएगा? क्यू बाई डेल्टा टी। आप बताओ क्या हीट कैपेसिटी सेम है अगर मैंने सिस्टम को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में? क्या हीट कैपेसिटी की वैल्यू सेम है? मैंने आपको यही तरीका बताया था कि सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदल जाए तो समझ लेना कि वो एक्सटेंसिव है, और अगर ना बदले तो इंटेंसिव। चेक करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ये तो समझ में आ गया एक्सटेंसिव है, बदल गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। निकालते हैं जरा पर यूनिट मास। ये हो जाएगी 100 से डिवाइड करो, 500/100। क्या आई वैल्यू? 5, जो भी यूनिट होगी लिख लेंगे बाद में। यहां पे क्या आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बताओ? हीट कैपेसिटी है 250 मास। क्या आई वैल्यू? 5। यहां पे क्या आई? 250/मास। तो देखो, बिफोर डिवीजन ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 यूनिट है, आफ्टर स्प्लिटिंग द सिस्टम 5 ही वैल्यू है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आती रहती है, ध्यान देना। बिल्कुल ऐसे ही प्रिंटेड आते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस बच्चे ने भी थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस को इर्रेगुलर किया वो थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रगल करने वाला है।
अगर आपने इरेगुलरिटी की और साथ साथ मेहनत नहीं की तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसलिए कई जगह कई कोचिंग्स में इस चैप्टर को आखिरी में पढ़ाते हैं, बिल्कुल लास्ट में। दूसरा तरीका ये है, ध्यान दें, दूसरा तरीका ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। आपको मालूम है हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, आपने लिख लिया, और मास भी एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है इंटेंसिव। सबको समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? देखो, जिसको भी पूछना है अनम्यूट करके बोलो। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई भी पॉइंट अपना क्वेश्चन बोलो, जल्दी लिखने में तो टाइम लगता है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई भी बात पूछनी हो। हाँ चलो, मैंने अनम्यूट कर दिया, बोलो। किसी को कुछ पूछना हो अपनी बात रखो, जल्दी करो। अरे अनम्यूट के बटन से क्या लेना देना जब कुछ पूछना ही नहीं है आपको। चलो देखो आगे। तीसरा टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कैपेसिटी में, वो है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। इसे लिखते हैं सीएम से। ये है हीट कैपेसिटी पर मोल। हीट कैपेसिटी पर मोल। और यू कैन राइट क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। सी आपको लिख सकते हैं क्यू बाई डेल्टा टी। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन सी एम डेल्टा टी। सीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल कॉपी कर देना है डेफिनेशंस को। ये जो मैंने यहाँ पे यूनिट मास लिखा, 1 ग्राम लिखा, 1 ग्राम की जगह क्या कर देना है आपको? 1 ग्राम की जगह 1 मोल करना है बस। 1 ग्राम की जगह 1 मोल करना है, बाकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। 1 ग्राम की जगह 1 मोल करना बस। लाइकवाइज जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, मोलर हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, आपको मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है।
दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा इंटेंसिव। अब आप मुझे बताओ इनकी यूनिट्स क्या हैं? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। क्या यूनिट होंगी इन तीनों क्वांटिटीज की? तो इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन और जूल पर ग्राम, सॉरी जूल पर केल्विन नहीं, जूल पर डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है। डेल्टा टी को केल्विन में लिखो या सेल्सियस में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इसकी क्या यूनिट होगी? जूल पर ग्राम पर केल्विन। और इसकी क्या यूनिट होगी? जूल पर मोल पर केल्विन। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी है उसमें ग्राम की जगह किलोग्राम नहीं आना चाहिए? तो ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ग्राम की जगह किलोग्राम मिलीग्राम कुछ भी ले सकते हैं बेटा, यूनिट अकॉर्डिंगली चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो डाटा होते हैं ना, जूल के साथ ग्राम भी लिखते हैं, सिस्टम को अमाउंट ग्राम में लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे एम के एस यूनिट का नहीं है। जो भी यूनिट में आप डाटा लेते हैं वो यूनिट यहाँ पे बनाएंगे। ओके सर। अगर आप क्यू को कैलोरी में लेते हो, मास को ग्राम में लेते हो, तो ये होगी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन, या कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन। आपको यहाँ यूनिट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, एम आप किस यूनिट में ले रहे हैं। तो यूनिट बदलेगी तो डाटा बदल जाएगा, आंसर भी बदल जाएगा अकॉर्डिंगली। नॉर्मली इस इसमें पूरे सर चैप्टर में जो कुछ लिखा होगा ना, वो होगा या तो कैलोरी पर ग्राम में या जूल पर ग्राम में, क्योंकि सिस्टम की अमाउंट किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है केमिकल्स के लिए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, एम के एस यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है आप सबको? तो जी सर। आंसर जिस यूनिट में ऑप्शंस गिवन होंगे प्रॉब्लम में, जिस यूनिट में ऑप्शंस गिवन होंगे प्रॉब्लम में, उसी यूनिट में आप क्यू एम के डाटा रखेंगे। कैलोरी और जूल में कन्वर्जन तो आता होगा कि नहीं आता? कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, 1 कैलोरी और 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल होता है? 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये 3 टर्म यूज होंगे, ध्यान देना है प्रॉब्लम्स पे। ये है हीट कैपेसिटी सिंपली, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये है मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मोल आएगा, सॉरी मोल, एन। नेक्स्ट लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट पी।
इसको CMP लिखते हैं या आप CP, ऐसे भी लिख सकते हैं। M का मतलब है मोलर और P मींस प्रेशर कांस्टेंट है। और एक और होता है CVM, ये क्या है? ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसका प्रेशर किसका वॉल्यूम? तो सिस्टम का प्रेशर सिस्टम का वॉल्यूम। मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे CPM इक्वल टू QP बाई N डेल्टा T। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सिस्टम के N मोल्स को आपने हीट एनर्जी सप्लाई की QP, डेल्टा T टेम्परेचर राइज हुआ, बट इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम का P कांस्टेंट रहना चाहिए। वॉल्यूम चेंज हो जाए कोई बात नहीं, P कांस्टेंट रहना चाहिए। P कांस्टेंट रहना चाहिए। और व्हाट इज CVM? ये है QV बाई N डेल्टा T। तो QP क्या बता रहा है आपको? हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट P। तो QV क्या बता रहा है फिर? हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिस्टम के आपके पास N मोल्स हैं, आपने हीट एनर्जी सप्लाई की, टेम्परेचर राइज हुआ डेल्टा T। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लिख लिया इतना? अब बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, एक फ्रीक्वेंटली कंपटीशंस में आई हुई प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल लॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे पास सेम सिस्टम है, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं और सेम टेम्परेचर राइज कराना है, दोनों जगह सेम टेम्परेचर राइज कराना है। आप बता सकते हो किस केस में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? कांस्टेंट P पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कांस्टेंट वॉल्यूम पे? फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, I repeat, we have same system, same amount of the system, but in first case we are supplying energy at constant P, and in second case we are supplying energy at constant volume. You have to tell in which case we need more energy for same rise in temperature.
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सीधे सीधे, कंपेयर सीपीएम एंड सीवीएम, एक ही बात है। अगर पहले केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी सेम राइज के लिए तो समझ लो सीपीएम ग्रेटर है सीवीएम से, और अगर सेकंड केस में ज्यादा लगेगी तो फिर सीवीएम ग्रेटर है। हाँ वैभव बोलो बेटा, बताओ सीपीएम और सीवीएम में। पता नहीं सर। मालूम नहीं। कोई भी आप में से बताना चाहे, कोई भी अनम्यूट करके बोलो अपने आप को, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे। अगर कांस्टेंट पी पे आपको लगता है ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपको लगता है ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्यों? तो देखो इसका करेक्ट आंसर है सीपीएम ग्रेटर है सीवीएम से। कांस्टेंट पी पे ज्यादा एनर्जी लगेगी कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में। अब मैंने आपको आंसर दे दिया, क्या कोई आप में से रीजन बता सकता है? आंसर दे दिया, रीजन बता सकता है कोई भी? तो देखो सीधा सा है, बिल्कुल सिंपल है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप एनर्जी दे रहे हैं, ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी एनर्जी आपने सिस्टम को प्रोवाइड की है, एंटायर एनर्जी इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। I repeat, the energy supplied to system at constant volume is completely used up in the raising, in the increasing temperature of the system. बट जब आप कांस्टेंट पी पे एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जब आप कांस्टेंट पी पे एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दो पार्ट में यूज होती है। एक तो इन द एक्सपेंशन ऑफ सिस्टम,
पी कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम नहीं। तो जब आप किसी को हीट देते हो तो आपको मालूम है कि सिस्टम एक्सपेंड करता है, पी तो तभी कांस्टेंट रहेगा ना। तो एक पार्ट एनर्जी का सिस्टम को एक्सपेंड करने में खर्च हो गया और दूसरा पार्ट टेम्परेचर रेज करने में। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी आ रही है वो तो दो जगह खर्च हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी आ रही है, वॉल्यूम फिक्स रखना है, इसमें एक्सपेंशन अलाउड नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है नो एक्सपेंशन। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस नो एक्सपेंशन, नो कॉन्ट्रैक्शन। और अगर कोई एक्सपेंशन नहीं है, अगर कोई एक्सपेंशन नहीं है तो जो एनर्जी प्रोवाइड की वो गई कहां? तो जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज यूज्ड अप कंप्लीटली टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब आप कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए मुझे दोनों कंडीशन में से 1 डिग्री राइज कराना है टेम्परेचर को, दोनों केस में। बताओ किस केस में ज्यादा एनर्जी चाहिए? सेकंड केस में ज्यादा लगेगी, क्योंकि एक ही पार्ट ऐसा है ना जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में आएगा। यहां तो पूरी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने में एनर्जी यूज होगी, तो ये तो कम एनर्जी से ही राइज कर जाएगा 1 डिग्री। तो फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर वी नीड लेस एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी नीड लेस एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेस एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि जो CV है आप निकालें QV बाई एन डेल्टा टी करके, CP निकालें पर मोल, QP बाई एन डेल्टा टी, तो CP ग्रेटर आएगा CV से। सिंपल है बिल्कुल। N सेम है, डेल्टा T सेम है, तो जिसका Q ज्यादा होगा उसका CP या CV ज्यादा हो जाएगा। फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को एक्सप्लेन करने में? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अनदर पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं कंडेंस्ड फेज के लिए, फॉर कंडेंस्ड फेज, कंडेंस्ड फेज मतलब लिक्विड और सॉलिड। अगर सिस्टम लिक्विड फेज में है या सिस्टम सॉलिड फेज में है तो उनके CPM नियरली इक्वल होते हैं CVM के। फॉर गैसेस
CPM ग्रेटर होता है CVM से। आपको मालूम है कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हैं, ध्यान देना, अगर किसी सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हैं तो सिस्टम में एक्सपेंशन कितना होगा, ये डिपेंड करेगा सिस्टम की फेज पे। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन सिस्टम में कब आएगा? जब सिस्टम गैस फेज में होगा। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल बात मैं बता रहा हूं, फैक्ट में बता रहा हूं कि अगर सिस्टम कंडेंस्ड फेज में है, if system is in solid or liquid phase, then CPM of the system is nearly equal to CVM. Because on supplying heat energy, the change in volume or the expansion in system is negligible. तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम रखो या ना रखो तो भी वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा उसकी फेज की वजह से। इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए तो CPM और CVM बराबर ही होते हैं, बट गैसेस के लिए डिफरेंस ज्यादा होता है CPM और CVM का। कितना डिफरेंस होता है अगर आप देखें तो फॉर आइडियल गैस CPM माइनस CVM इक्वल टू होता है R के बराबर। कैसे आया ये R के बराबर, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान है। व्हाट इज R? R आप जानते हैं जूल में कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में लिखना है तो 1.987, नियरली 2 मान सकते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये CPM और CVM का डिफरेंस होता है। ये कैसे आया इसको प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। CPM माइनस CVM इक्वल टू R कैसे आया, बहुत आसान डेरिवेशन है। CPM माइनस CVM इक्वल टू R। देखो कुछ डेफिनेशंस को देखो एक बार। CPM की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट P। जो हीट एनर्जी कांस्टेंट P पे सप्लाई करते हैं उसका एक नाम और है, वो है डेल्टा H। हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी।
कैसे, ये अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बताएंगे, बट आप एक फैक्ट लिख लो, आगे बताएंगे इसका डिटेल। और जो सीवीएम आपने डेफिनेशन लिखी है, हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है डेल्टा यू। ये है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। अब देखो ध्यान से, सीपी और सीवी माइनस करो इनको, अभी पता लग जाएगा। सीपीएम माइनस सीवीएम किसके बराबर आएगा बोलो? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी। यस और नो? सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई हाई फाई बात तो हो नहीं रही। और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू को क्या डेल्टा ऑफ पीवी लिख सकते हैं? देखो लास्ट क्लास में लिखा होगा आपने फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा पीवी। और हम बात कर रहे हैं गैसेस के लिए, ये फॉर्मूला गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू किसके बराबर होता है? आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू किसके बराबर होता है? एनआरटी के। तो क्या मैं इसको डेल्टा ऑफ एनआरटी लिख सकता हूं? पीवी की जगह मैंने लिख दिया एनआरटी। और आपको ये मालूम है कि सिस्टम की अमाउंट एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन आर डेल्टा टी? क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट है, सिस्टम की अमाउंट फिक्स्ड है और आर कांस्टेंट है ही। देखो क्या बचा, सॉल्व करके देखो, आर बचा कि नहीं? बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। सीपी और सीवी का डिफरेंस आर के बराबर। अब ये प्रॉब्लम देखो जेई एडवांस वालों ने पूछी किस तरह से, बहुत बढ़िया लॉजिकल प्रॉब्लम पूछी, फॉर्मूला बेस्ड थी, बट उनके पूछने का तरीका देखो। उन्होंने ये प्रॉब्लम पूछी कि आपने कांस्टेंट पी पे कोई एनर्जी सप्लाई की सिस्टम को, 1 मोल सिस्टम को आपने कांस्टेंट पी पे कोई एनर्जी सप्लाई की, उसका एक पार्ट तो टेम्परेचर रेज करने में चला गया और दूसरा पार्ट एक्सपेंशन में चला गया। बता सकते हो एक्सपेंशन में कितना पार्ट कंज्यूम हुआ होगा बाय 1 मोल अमाउंट ऑफ द सिस्टम? एनर्जी कंज्यूम्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, बता सकते हो?
देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जहां भी मैं गैस की बात करूंगा वो आइडियल गैस होगी। थर्मोडायनेमिक्स में रियल गैस की बात नहीं होती है। और अगर रियल गैस का कहीं कोई यूज आता है तो मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा कि रियल गैस की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करता, जस्ट गैस बोलता हूं, तो गैस बोलने का मतलब कौन सी गैस की बात मैं कर रहा हूं? आइडियल गैस। बाय डिफॉल्ट आपको आइडियल गैस मान लेना है जब तक मैं कुछ स्पेसिफाई ना करूं। आइडियल गैस मानना है बाय डिफॉल्ट। कौन बताना चाहेगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की अमाउंट गिवन है 1 मोल। बताओ। सिस्टम की अमाउंट गिवन है 1 मोल। सिस्टम का टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो कांस्टेंट पी पे हम एनर्जी दे रहे हैं, एक्सपेंशन में कितनी खर्च हो जाएगी? तो आंसर है एक्सपेंशन में खर्च होगी आर के बराबर 8.314 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसे सोचो, ध्यान दो, ये जो आप लिख रहे हैं ना, इट इज इक्विवेलेंट टू सीवी। ये जो सेकंड टर्म है ना, ये सीवी के इक्विवेलेंट है। और ये जो टर्म है वो आर है। सीवी आपको पता है पूरा का पूरा है, वो एनर्जी जो टेम्परेचर रेज करने में जाए, वो इसका सेकंड पार्ट है। आप इसी से देख लो। अभी आप बार बार ये लिख रहे हैं सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? सीपीएम इक्वल टू सीवीएम प्लस आर। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कांस्टेंट पी पे जो एनर्जी दे रहे हैं वो दो पार्ट में जा रही है, एक टेम्परेचर इंक्रीज करने में और एक एक्सपेंशन में? आई बात समझ में फॉर्मूला से? तो ये आर की इवन डेफिनेशन तक आई है। आर की डेफिनेशन तक आई है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर? फिजिकल डेफिनेशन क्या है? ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस when when energy is supplied to 1 mole system to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट कांस्टेंट पी। आगे ये भी लिखना जरूरी है, एट कांस्टेंट पी।
जल्दी करो, लिख लिया सारा? ओके, तो मैं रिपीट करूं, हमने क्या क्या टर्म डिस्कस किए। हमने वर्क डिस्कस किया, हमने हीट एनर्जी के बारे में बात की, एंथैल्पी के बारे में बात की, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की, हीट कैपेसिटी के बारे में बात की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ये थर्मोडायनेमिक टर्म्स आपने अभी डिस्कस किए। इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल दिमाग में सेट रहनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। थोड़ा और थ्योरी बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स पे पहुंचने से पहले। यू कैन राइट डाउन प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो है चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है? प्रोसेस। तो देखो, प्रोसेस दो तरह के होते हैं, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस फर्दर 4 टाइप्स के: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक। और सेम 4 टाइप्स के इरिवर्सिबल भी: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। ठीक है, पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात क्लियर करेंगे, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। ध्यान देना, रिवर्सिबल वर्ड का थर्मोडायनेमिकली क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए सिस्टम ए से बी में गया, सिस्टम ए से बी स्टेट में गया, अगर आप स्टेट 1 को रिगेन कर सकते हो, अगर स्टेट 1 को रिगेन कर सकते हो, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ए टू बी रिवर्सिबल, बी टू ए भी रिवर्सिबल। अगर स्टेट ए से बी में जाएं और बी से वापस ए में आ जाएं। ये थोड़ा ध्यान देना है, वापस ए में आने का मतलब कुछ और होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ए से बी में गए, बी से ए में आ गए, ठीक है, बट ए में वापस आते ही प्रॉपर्टी वही नहीं मिली जो पहले थी, जो टाइम t0 पे थी वो प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो ये रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, फिर तो सिंपली साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा ये।
साइक्लिक वर्ड यूज करेंगे। जब तक सारी प्रॉपर्टी वापस नहीं आ जाती तब तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनिशियल स्टेट में आ गया। तो लिख लो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस इन विच initial state could be regained at any point of time, at any point of time during the process। इनिशियल स्टेट अगर रिगेन हो जाए किसी भी पॉइंट से, आप वापस ए पे आ जाएं, तो हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर वापस नहीं आया किसी भी पॉइंट से, इनिशियल स्टेट रिगेन नहीं हो पाई, तो फिर कह देंगे इरिवर्सिबल है। आप जरा समझिए, आप इसको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, थोड़ा इसको क्लैरिटी से मैं बात करूं। मान लीजिए कि आप घर पे हैं अभी, और आपके पास आप पॉकेट में 1000 रुपीज हैं। आप मार्केट गए, ये मान लो स्टेट 2 है और आपका घर स्टेट 1 है। आप मार्केट गए, मार्केट से वापस आए। अब दो केस हैं यहां पे। आप मार्केट से वापस तो आ गए घर पे, बट एक बार आपके पॉकेट में 1000 रुपीज बचे रहे और एक बार 1000 रुपीज नहीं बचे, कम हो गए या ज्यादा हो गए, कुछ भी हो गया, बट 1000 से डिफरेंट है। किस केस में आप रिवर्सिबल प्रोसेस कहोगे? कोई भी समझाए। घर वापस आना जस्ट रिवर्सिबल कहलाएगा, या साथ में 1000 रुपीज भी बचने चाहिए तब रिवर्सिबल कहलाएगा? तो घर से मार्केट जाना, मार्केट से वापस आना और 1000 रुपीज मेंटेन रहना, तब ये कहलाएगा रिवर्सिबल। घर से मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए, बट 1000 से डिफरेंट मनी आपके पास है, तो रिवर्सिबल वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर उसको कहेंगे साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना, स्टेट 2 से स्टेट 1 में आना, इसका नाम है साइक्लिक। वर्ड क्लियर है आपको? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और साइक्लिक। ध्यान रखना, ए से बी जाना और बी से ए आना, सिंपली साइक्लिक वर्ड यूज करेंगे। अगर सेम प्रॉपर्टी रिगेन हो जाए तो रिवर्सिबल साइक्लिक, और रिगेन ना हो तो इरिवर्सिबल साइक्लिक। ठीक है। अब एक टेबल बना लो, क्या डिफरेंसेस हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में।
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंसेस क्या हैं, और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इन पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं फ्री करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैंने आप लोगों को एक बॉन्डिंग चैप्टर की एक्सरसाइज भेजी थी,